हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि सर बीए थर्ड ईयर की सोशियोलॉजी का आप हमें बता दीजिए कि कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं एंड उसको पूरा सॉल्व करके बताइए। तो आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं बीए थर्ड ईयर की सोशियोलॉजी का समाज शास्त्र का पेपर 2 से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड उनको पूरा सॉल्व करके आपको बताने वाले हैं कि एक एक क्वेश्चन का अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है तो आप इसका आंसर कैसे देंगे। पूरा डिटेल एक एक चीज हम आपसे बताने वाले हैं, कवर करने वाले हैं। तो अगर आपके एग्जाम्स होने वाले हैं तो एग्जाम से पहले ये देख करके जरूर जाइएगा, ये काफी हेल्पफुल होंगे आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके मेरे दोस्त, तो अगर आप पहली बार चैनल पे हैं प्लीज विजिट द चैनल। इफ यू थिंक इट इज वैल्यूएबल तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए जिससे कि और भी लोगों तक ये चीज पहुंच सके और उनकी भी हेल्प हो सके। आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, कह रहा है आपका सामाजिक मानव शास्त्र को परिभाषित कीजिए और इसके अध्ययन क्षेत्र की विवेचना कीजिए। जो आपके थर्ड ईयर का पेपर 2 है ना, इसका नाम ही है आपका सामाजिक मानव शास्त्र। सामाजिक मानव शास्त्र के बारे में बात किया गया है और इसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं वो कहीं ना कहीं मनुष्य से रिलेटेड है, जनजातियों से रिलेटेड है, ट्राइब से रिलेटेड है। मतलब कि एक समाज किस तरीके से रहता है, समाज में जो भी चीजें प्रॉब्लम्स हैं, समाज में जो भी चीजें मतलब आ रही हैं समाज को समझाने के लिए, वो सारा कुछ चीजें जो समाज को डिफाइन करती हैं वो सब कुछ इसके अंतर्गत आता है, सामाजिक मानव शास्त्र के अंतर्गत। तो सबसे पहला क्वेश्चन ही है जो कि आपके पूरे पेपर को डिफाइन कर रहा है, कौन सा है? सामाजिक मानव शास्त्र। सामाजिक मानव शास्त्र क्या होता है? तो सामाजिक मानव शास्त्र की वह शाखा जो आदिम मानव के सामाजिक संगठन, सामाजिक संस्थाओं, विभिन्न अवस्थाओं और सामाजिक संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन करती है, सामाजिक मानव शास्त्र कहलाती है। यानी कि समाज शास्त्र की वह शाखा, सामाजिक मानव शास्त्र की वह शाखा जो पुराने समय के बारे में, किनके बारे में? आदिम समाजों के बारे में अध्ययन करती है, आदिम समाजों के बारे में बात करती है, उसके बारे में पॉइंट ऑफ व्यू रखती है, उसके बारे में पूरा डिटेल अध्ययन करती है। तो वो समाज शास्त्र कहलाता है क्या? सामाजिक मानव शास्त्र। अब इस पर तमाम सारे विद्वानों ने अपनी राय रखी है। इस पर अपना राय रखते हुए रेडक्लिफ ब्राउन कहते हैं, आर ब्राउन इस पर अपनी राय रखते हुए क्या कह रहे हैं? ये कहते हैं कि सामाजिक मानव शास्त्र समाज शास्त्र की वह शाखा है जो आदिम व सरल समाजों का अध्ययन करती है। आर ब्राउन कह रहे हैं कि सामाजिक शास्त्र मानव शास्त्र व समाज शास्त्र की वो शाखा है जो क्या करती है? आदिम और सरल समाजों का अध्ययन करती है। अब इसी पर अपना विचार रखते हुए मर्डाक महोदय क्या कह रहे हैं? मर्डाक महोदय कहते हैं कि सामाजिक मानव शास्त्र जो है वो सांस्कृतिक मानव शास्त्र की वह शाखा है जो व्यक्तियों के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करती है कि एक व्यक्ति दूसरे से किस तरीके से संबंधित है, उसका अध्ययन करती है। तो वो कहलाता है सामाजिक मानव शास्त्र। ये मर्डाक महोदय का कथन है। इस पर नैडल महोदय अपना विचार रखते हुए कहते हैं, नैडल महोदय क्या कह रहे हैं कि सामाजिक मानव शास्त्र का प्राथमिक उद्देश्य होता है मनुष्यों को ज्ञान प्राप्त करना और उस संस्कृति को समझना जिसका उन्होंने निर्माण किया है तथा जिससे संबंधित व्यवस्था के अंतर्गत वो रहते या कार्य करते हैं, तो वो कहलाता है आपका सामाजिक मानव शास्त्र। तो इन सभी परिभाषाओं को अगर हम देखते हैं तो इन परिभाषाओं से ये निष्कर्ष निकलता है कि सामाजिक मानव शास्त्र जो है वो सामाजिक संगठन, सामाजिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवहारों से संबंधित वो विज्ञान है जो मुख्य रूप से क्या करता है? आदिकालीन मानव के व्यवहार व मानव के समाज के बारे में अध्ययन में रुचि रखता है, वो समाज शास्त्र कहलाता है सामाजिक मानव शास्त्र। अब अगर हम बात करें सामाजिक मानव शास्त्र के बारे में बात किया, उसमें विद्वानों ने, अलग अलग विद्वानों ने, मर्डाक महोदय, नेडल महोदय, आर ब्राउन महोदय, इन सभी के विचार रखे। एंड इसके बाद अब आपको बात करनी है दूसरा जो इसी में क्वेश्चन में पूछा गया है कि इसके अध्ययन क्षेत्र की भी विवेचना कीजिए कि इसका अध्ययन क्षेत्र क्या आता है। तो सामाजिक मानव शास्त्र के अध्ययन क्षेत्र और विषय वस्तु के बारे में तमाम सारे विद्वानों ने अपने अपने राय रखे हैं और सबकी अपनी अपनी अलग अलग राय है। एक और अमेरिका के जो अधिकांश मानव शास्त्री हैं वो मानते हैं कि सामाजिक मानव शास्त्र जो है वो मुख्य रूप से आदिम संस्कृति के अध्ययन से संबंधित है। यानी कि जो अमेरिकन सोशियोलॉजिस्ट हैं वो मानते हैं कि जो सामाजिक मानव शास्त्र है वो किससे संबंधित है? आदिम समाज से संबंधित है। जबकि अगर हम बात करें इंग्लैंड के जो समाजशास्त्री हैं, मानव शास्त्री हैं, उनका मानना है कि मानव शास्त्र के अंतर्गत हम आदिम सामाजिक संगठन, सामाजिक संरचना, सामाजिक प्रक्रियाओं, संस्थागत व्यवहारों, इन सभी चीजों का अध्ययन करते हैं। तो इस तरीके से सामाजिक मानव शास्त्र की विषय वस्तु और अध्ययन क्षेत्र को अधिक स्पष्टता से अगर हमें समझना है तो उसके लिए यहाँ पर विचार कर लेना चाहिए कि सामाजिक मानव शास्त्री किन किन चीजों के बारे में बात करता है, किन किन चीजों के बारे में अध्ययन करता है, कि जो वो अध्ययन करेगा वही तो उसका अध्ययन विषय वस्तु होगा। तो इसमें जो अध्ययन करते हैं वो
सॉरी जो अध्ययन नहीं करते हैं अपने विषय के अंतर्गत, वो क्या है कि सामाजिक मानवशास्त्र संपूर्ण संपत्ति जो है संस्कृति का अध्ययन नहीं करते, यानी कि पूरी एक संस्कृति अगर पूरी है तो पूरा संस्कृति का अध्ययन नहीं करते हैं, वो क्या करते हैं कुछ पॉइंट्स का ही अध्ययन करते हैं। दूसरा चीज, सामाजिक मानवशास्त्री अपने आप को आदिम या सरल समाजों के अध्ययन तक सीमित नहीं रखता है, यानी कि ये कहना केवल आदिम समाजों के बारे में बात करते हैं तो ये बिल्कुल क्या है गलत है, केवल अपने आप को किसी एक समाज तक सीमित नहीं रखते हैं। नेक्स्ट चीज इसमें आती है कि सामाजिक मानवशास्त्री संपूर्ण समाज का अध्ययन ही करता है। तो सामाजिक मानवशास्त्री अपने को देश और काल की सीमाओं में नहीं बांटता है कि ये इस टाइम पीरियड के उस टाइम पीरियड के, वो बस बता देता है चीजों को कि ये ऐसे है, ऐसे समाज में होता है। सामाजिक मानवशास्त्र के अध्ययन क्षेत्र के अंतर्गत वे सभी सम्मिलित हैं जो आदिम मानव की सामाजिक व्यवस्था से संबंधित हैं। उदाहरण के लिए जनजातीय अर्थव्यवस्था, जनजातीय पंचायत, जनजातीय कानून, जनजातीय विवाह, जनजातीय परिवार, जनजातीय नातेदारी, धर्म, जादू, टोटम, विधि, निषेध, इस सब प्रकार की सभी जितनी भी संस्थाएं जो आदिम समाज से रिलेट करती हैं वो सारी संस्थाएं ही आती हैं सामाजिक मानवशास्त्र के अंतर्गत। सामाजिक मानवशास्त्र का अध्ययन क्षेत्र दूसरे सामाजिक विज्ञानों की तुलना में बहुत ज्यादा व्यापक है। इसका कारण यह है कि सामाजिक मानवशास्त्र के अंतर्गत संसार के प्रत्येक भाग में फैले हुए आदिम समाजों की जितने भी समाज हैं उन सभी का एक तरीके से कह सकते हैं कि तुलनात्मक अध्ययन है, तो इसलिए इसका अध्ययन क्षेत्र क्या हो जाता है, बहुत ब्रॉड हो जाता है। सामाजिक जो मानव प्रजातियां और जैविकीय तथ्य हैं, लेकिन साथ ही इसके सामाजिक पक्ष की अवहेलना नहीं की जा सकती है। प्रजाति के आधार पर आज आदिम समाज में भी विभाजन हमें देखने को मिलता है, तमाम सारे अलग अलग प्रकार के आदिम समाज में देखने को मिलती हैं, तो इस दृष्टि से भी बहुत सारी भ्रांतियां फैल रही हैं। लेकिन इसका विषय क्षेत्र अपने आप में बहुत ब्रॉड है, क्योंकि दुनिया में तमाम सारी जनजातियां हैं, तमाम सारी जातियां, जिनके बारे में अगर अध्ययन करना, उनके कंपेयर करने में लग जाए तो अध्ययन क्षेत्र ऑब्वियसली बड़ा ही होना चाहिए। तो इस तरीके से आपका ये पहला क्वेश्चन हमने देखा कि सामाजिक मानवशास्त्र क्या है और इसके अध्ययन क्षेत्र क्या क्या है। अब आओ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, उससे पहले इसको थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं। ओके, तो इरेज ऑल द इंक साइड एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भौतिक और अभौतिक संस्कृति में क्या करना है, अंतर बताना है। क्या चीज बात करनी है, भौतिक और अभौतिक संस्कृति में अंतर क्या है, इस चीज के बारे में स्पष्ट करना है। ओके, तो देखो भौतिक और अभौतिक संस्कृति के बारे में हम अगर बात करें तो अकबर ने अपनी एक पुस्तक लिखा हुआ है इस चीज पर। अकबर ने अपनी एक पुस्तक लिखा हुआ सोशल चेंज, जिसमें संस्कृति को परिभाषित किया, जिससे अधिकांश विद्वान आज स्वीकार नहीं करते हैं। अकबर की परिभाषा में संस्कृत के अंतर्गत वे सारी चीजें चली आती हैं जो मानव निर्मित होती हैं। उनका यह विचार है कि शास्त्रियों से मिलता जुलता है। अकबर ने संस्कृति को दो भागों में बांटा हुआ है, भौतिक और अभौतिक। आप समझते हैं कि भौतिक और अभौतिक संस्कृति क्या है, उसको समझते हैं। तो देखो, भौतिक संस्कृति के अंतर्गत समाज की भौतिक उपलब्धियों को रखा जाता है। ये मूर्त रूप होती हैं, इन्हें हम स्पर्श कर सकते हैं, देख सकते हैं। ये सारी चीजें मतलब जो संस्कृतियों को हम फील कर सकते हैं, यानी कि भौतिक रूप से जिनको टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, वो सारी चीजें किसमें आती हैं, भौतिक संस्कृति के अंदर आती हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम मनुष्यों द्वारा बनाया गया मशीन हो गया, जैसे वायुयान हो गया, फ्रिज हो गया, घड़ी, वस्त्र, कलम, भवन इत्यादि, ये सारी जो भी चीजें आती हैं जिनको हम फिजिकल रूप में देख सकते हैं, जिनको हम फिजिकल रूप में टच कर सकते हैं, समझ सकते हैं, वो कहलाते हैं आपके भौतिक क्षेत्र आते हैं। और दूसरा आता है आपका इसके अंदर मतलब इसमें बहुत सारे औजार भी आते हैं। मनुष्य ने अपनी आवश्यकताओं के लिए जो भी चीजों को बनाया हुआ है, यानी कि मनुष्य ने जिन चीजों का निर्माण किया हुआ है, जिनको हम फील कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, वो सारी चीजें कहलाती हैं भौतिक संस्कृति। और दूसरा आता है आपका अभौतिक संस्कृति। अभौतिक संस्कृति वह है जिसे हम स्पर्श नहीं कर सकते हैं, उसे हम देख नहीं सकते हैं। अभौतिक संस्कृति अमूर्त होती है, व्यक्तिनिष्ठ होती है। उदाहरण के लिए प्रथाएं हो गई, हमारी लोक रीतियां हो गई, हमारे दार्शनिक विचार धर्म हो गए, सामाजिक मूल्य हो गया, कला हो गया, साहित्य हो गया, आदर्श विज्ञान हो गया। ये सारी चीजें किसके अंतर्गत आती हैं, अभौतिक संस्कृति की उदाहरण आती हैं। अब हम इनमें अगर बेसिक डिफरेंस के बारे में बात करें कि कौन कौन से डिफरेंस हैं, तो बात करते हैं सबसे पहली चीज कि भौतिक संस्कृति क्या होती है, मूर्त होती है, जबकि जो अभौतिक संस्कृति है वो क्या होगी, अमूर्त होगी। ओके, ये थोड़ा सा रिस्पॉन्ड में इसमें कमी आ रही है, तो वेटिंग फॉर द रिस्पॉन्ड। हम बात करें कि भौतिक और अभौतिक संस्कृति में डिफरेंस क्या है, तो सबसे पहली डिफरेंस आती है कि जो ये भौतिक संस्कृति है ना, ये क्या होता है, मूर्त होता है, मूर्त रूप होता है, यानी कि इसको हम देख सकते हैं, जैसे मूर्ति होती है उसको देख सकते हैं, टच कर सकते हैं। और जो अभौतिक संस्कृति होती है ये क्या होता है, अमूर्त होता है, यानी कि इसको हम देख नहीं सकते हैं। ओके, दूसरी चीज है कि भौतिक संस्कृति में निरंतर क्या होता है, परिवर्तन होता रहता है, जबकि अभौतिक संस्कृति जो होती है उसमें परिवर्तन धीरे धीरे होता है। यानी कि भौतिक परिवर्तन में आप देखोगे मशीनें हैं वो एक से एक बढ़कर के आती रहती हैं हमेशा, लेकिन जो हमारी प्रथाएं हैं वो कहीं ना कहीं एक स्थिर रूप में होती हैं, जो कि बहुत रेयर एंड रेयर में कभी कभी चेंज होती हैं। इसके बाद बात करें तीसरा कि भौतिक संस्कृति मानव के बाह्य जीवन से संबंधित है, जो अभौतिक संस्कृति है वो उसके आंतरिक जीवन से संबंधित है।
चौथी डिफरेंस के बारे में बात करें तो भौतिक संस्कृति में वृद्धि गति बहुत तीव्र होती है, जबकि अभौतिक में वृद्धि गति बहुत जो है तीव्र नहीं होती है। पांचवा बात करें, भौतिक संस्कृति की भाव सरलता से किया जाता है और अभौतिक संस्कृति अमूर्त होने के कारण इसका मापतोल नहीं किया जा सकता। भौतिक संस्कृति सरल होती है, अभौतिक संस्कृति काफी जटिल होती है। तो इस तरीके से संस्कृति, भौतिक संस्कृति और अभौतिक संस्कृति में ये सारे डिफरेंसेस हमें देखने को मिलते हैं। अब आओ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या है, ये क्या कह रहा है कि भारतीय जनजातीय समाज की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करो। भारतीय जनजातीय जो समाज है उसकी कुछ अपनी विशेषताएं हैं, उनकी प्रमुख विशेषताओं के बारे में आपको वर्णन करना है कि भारतीय जनजातीय समाज की क्या विशेषताएं हैं। ये क्वेश्चन आपसे 2001 में, 2003 में, 2007 में, 2014 में, 2016 में, 2018 में, 2019 में, 2021 में बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन है। बहुत मतलब मैक्सिमम टाइम्स में ये क्वेश्चन आपसे पूछा ही गया है। तो जनजातीय समाज के बारे में बात करना है तो अंग्रेजी शब्द में जो होता है ट्राइब, इसी से जनजातीय समाज शब्द का निर्माण होता है। अंग्रेजी शब्द आपने देखा होगा ट्राइब, और इसी से शब्द होता है जनजातीय समाज का जो है उदय, जो कि लैटिन भाषा का एक शब्द ट्राइबस से बना हुआ है। और सामान्यतः जो है जनजाति का अर्थ एक ऐसे समूह से होता है जिसका कोई अपना एक विशिष्ट नाम होता है, जिसमें एक समूह होने की भावना होती है और ये एक सामान्य भौगोलिक क्षेत्र में जैसे कि जंगल में, पहाड़ों में ये पाए जाते हैं। यह एक अंतर विवाही समूह होता है, अर्थात जो है जनजाति के लोग क्या करते हैं, अपने ही समूह में विवाह करते हैं। एक जनजाति के लोगों में कानून और व्यवस्था, जनजाति की पृथक सांस्कृतिक, सामाजिक और आर्थिक परंपराएं होती हैं। वहां प्रत्येक जनजाति का अपना जादू होता है। यह जादू हितकारी भी हो सकता है जिसे सफेद जादू कहते हैं, अहितकारी भी हो सकता है जिसको हम काला जादू कहते हैं। हर एक जनजाति की अपनी एक आचार संहिता होती है और उसके लिए कुछ चीजें निषेध होती है, कुछ टोटम होता है, कुछ चीजें जो है जनजाति के लोगों में आमुक कार्य नहीं किए जाने होते हैं, जैसे कि पीपल को नहीं जलाना है, जिसवला स्त्री को खेत में नहीं जाना चाहिए। इस तरीके की मतलब अपने अपनी अलग अलग जनजातीय समाज है उसमें उनका अलग अलग चीजें हैं। ओके, तो जनजातियों पर भी अपना विचार रखते हुए, जनजातीय समाज के बारे में बात करते हुए तमाम सारे विद्वानों ने लिखा हुआ है, जैसे कि रिवर्स महोदय लिखते हैं जनजातीय समाज पर अपना विचार रखते हुए कि जनजातीय एक सरल समुदाय है जो कि एक निश्चित भूभाग पर निवास करती है, एक भाषा बोलती है और समान कार्यों जैसे युद्ध आदि में संगठित होकर के लड़ती है। संगठित होने की इनकी क्षमता होती है, इसको कहते हैं हम क्या, जनजातीय है। इस पर अपना विचार रखते हुए रिचर्डसन महोदय कहते हैं, रिचर्डसन महोदय ने इस पर अपना विचार रखते हुए क्या कहा हुआ है कि जनजाति आर्थिक रूप से एक स्वतंत्र समुदाय होता है जो एक भाषा बोलते हैं और बाह्य जनों से सुरक्षा अपन प्राप्त करने के लिए क्या होते हैं, एक साथ जुड़े हुए होते हैं। तो इस तरीके से तमाम सारे लोगों ने अपने अपने राय दिया हुआ है जनजातीय समाज के बारे में। अब बात करते हैं इनकी विशेषताओं के बारे में कि जनजातीय समाज की विशेषताएं क्या है। तो इसकी जो जनजातीय समाज की सबसे पहली विशेषता के बारे में हम बात करें तो जनजातीय समाज की जो पहली विशेषता है वो होता है आपका एक क्षेत्रीय समूह। क्या, क्षेत्रीय समूह, यानी कि ये एक समूह के रूप में एक क्षेत्र में रहते हैं। क्योंकि यह जनजाति सभी व्यक्ति किसी निश्चित भूभाग में निवास करते हैं। निश्चित भूभाग में रहने के कारण उनमें एक सामुदायिक भावना होती है कि एक जगह पर रहना और बाहर वालों से सुरक्षा के लिए एक क्षेत्रीय समूह होता है। एक सामान्य भाषा का चुनाव करते हैं। दूसरी उनकी है विशेषता कि सामान्य भाषा होती है, मतलब एक ही भाषा में वो अक्सर बात किया करते हैं। इनका तीसरी इसकी विशेषता जो होती है वो होता है आपका विस्तृत जो है आकार, यानी कि इनका जो जनजातियां होती हैं, समूह क्या होते हैं, विस्तृत होते हैं, बड़े होते हैं। अगला इसकी विशेषता क्या है कि यह अंतर्विवाही होते हैं। अंतर्विवाही मतलब कि जनजाति के अंतर्गत ही क्या होगा, विवाह होगा। सामान्य संस्कृति होती है, यानी कि इनकी जो संस्कृति है, प्रथाएं हैं, परंपरा है, धर्म है, विश्वास है, ये सभी लगभग क्या होते हैं, समान होते हैं। आर्थिक आत्मनिर्भरता होती है, यानी कि प्रत्येक जनजाति एक स्वतंत्र और आत्मनिर्भर आर्थिक संरचना होता है। जीवन की लगभग सभी आवश्यकताओं से संबंधित वस्तुओं का उत्पादन जनजाति अपने ही क्षेत्र में कर लेता है, यानी कि ये क्या होते हैं, आत्मनिर्भर होते हैं। यानी कि अगर कोई जनजाति है तो उसको जितने भी चीजों की जरूरत होगी वो सभी आपस में ही कहीं ना कहीं मिलकर के उस चीज का उत्पादन कर लेंगे। स्वतंत्र राजनीतिक संगठन होते हैं, यानी कि ये अपने आप में एक स्वतंत्र राजनीतिक इकाई के रूप में काम करते हैं। और प्रत्येक जनजाति में मुखिया जो होता है, जो कि एक वृद्ध व्यक्ति होता है, जो कि उस समाज में सम्मानित होता है अपने आचरणों के आधार पर। अगला, अब अगर विशेषता के बारे में बात करें तो अलग अलग धार्मिक विश्वास होते हैं। हर जनजाति का अपना एक धार्मिक विश्वास है, अपना एक धार्मिक ईश्वर है, आत्मवाद, मानववाद, अलग अलग तरीके से मानते हैं। अपना कुछ जादू है, अपना टोना है, अपना टोटम है, अपना निषेध है, मतलब अपनी एक अलग धार्मिक विश्वास हर एक समाज में हमें देखने को मिलती है। तो ये सारी चीजें हो जाती हैं भारतीय समाज में। अगर हम जो है प्रमुख विशेषताओं की बात करें कि जनजातीय समाज की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं।
ओके, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आप देख सकते हैं यहां पर कह रहा है कि भारतीय जनजातियों में युवा संगठन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए कि जो युवा संगठन, या इसको हम कभी कभी कह देते हैं क्या, युवा ग्रह के नाम से भी जाना जाता है, और इसका अपना एक महत्वपूर्ण स्थान है समाज में। तो जनजातियों में सामाजिक संगठन और जीवन को संगठित करने की एक महत्वपूर्ण संस्था होती है जिसको हम युवा संगठन कहते हैं। इस युवा संगठन या इसको हम इसे युवा ग्रह या कुमार ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। कौन कौन से युवा ग्रह के नाम से भी जाना जाता है इस संगठन को, और जो है कुमार ग्रह के नाम से, मतलब कुंवारे लोगों के नाम से भी जाना जाता है कि ये कुमार ग्रह भी कहा जा सकता है इसको। समाज में बालक बालिकाओं को अपने समाज की संस्कृति और अन्य बातों में दीक्षित करने के लिए यह संस्था संसार की सभी जनजातियों में पाई जाती है। भारत के सभी जनजातियों में पाई जाती है ये संस्था। भारत के सभी जनजातियों में इस प्रकार के युवा संगठन पाए जाते हैं। ये जनजातियां अपने युवा ग्रह को विभिन्न नामों से संबोधित करती हैं। असम में नयाक नामा लोगों में अविवाहित लड़कों के संगठन को मोरांग, अविवाहित लड़कियों के संगठन को यो नाम से जानते हैं। ये भी नागाओं के लड़कों का संगठन जो है इखुइची, और लड़कियों का संगठन इखुइची और इखोइची के नाम से जाना जाता है। उत्तर प्रदेश की जनजातियों में इससे रंगबंग, मध्य भारत में इसको गुंडा, और हो जनजातियों में इससे गीति ओरा, और गोड़ जनजाति में इसे गोटुल कहा जाता है। तो युवा ग्रहों की अपने आप में कुछ विशेषताएं हैं, इनका कुछ काम है, इनका कुछ महत्व है, इसलिए बनाया जाता है। क्योंकि कोई भी चीज समाज में बनाई जाती है उसकी अपनी एक इंपॉर्टेंस होती है, कहीं ना कहीं वो एक टाइम पीरियड पर एक समाज के लिए रिक्वायर्ड चीज होती है, जरूरी चीज होती है। तो अगर हम इसकी विशेषताओं के बारे में बात करें तो युवा ग्रह जो होता है साधारणतः गांव के बाहर जंगल के पास बनाया जाता है। यानी कि एक गांव है, गांव के बाहर एक बड़ा घर बनाया जाएगा जिसको हम युवा ग्रह का नाम देंगे, जो कि परंतु ये खेतों से नजदीक भी होते हैं। जैसे नागांव के युवा ग्रह जो है गांव के जो है मध्य में भी होते हैं। जैसे कि ओराव जनजाति में युवा ग्रह दो प्रकार के होते हैं, कहीं कहीं लड़के लड़कियां अलग अलग होते हैं और कहीं दोनों एक साथ ही होते हैं। जैसे मध्य प्रदेश में गोंड लोगों में पाया जाने वाला गोटुल है। युवा ग्रहों में विवाहित स्त्री और पुरुषों का प्रवेश क्या होता है, निषिद्ध होता है। वो यहाँ रात्रि व्यतीत नहीं कर सकते हैं। किंतु कुछ जनजातियों के में उत्सवों में भाग लेने की उन्हें छूट होती है। जहां भी युवा ग्रह में उत्सव में भाग जो है किन्हीं सदस्यों का विवाह हो जाता है, वो युवा ग्रह की सदस्यता उनको छोड़नी पड़ती है, और लड़कों के युवा ग्रह का प्रबंध पुरुष और लड़कियों के युवा ग्रह का प्रबंध किसी वयोवृद्ध विधवा स्त्री द्वारा किया जाता है। यदि इनका विवाह हो गया है तो उन्हें इस प्रबंध के पद को त्याग करना पड़ता है। यानी कि बेसिकली कहा जा रहा है कि जो युवा ग्रह है ना, ये समाज से दूर, थोड़ा सा गांव से दूर, या फिर कहीं कहीं गांव के बीच में बनाया जाता है, जहां पर जो जिनकी शादी नहीं हुई है, चाहे लड़के हैं लड़कियां हैं, कहीं कहीं लड़कियों का अलग लड़कों का अलग बनाया जाता है, और कहीं कहीं भी दोनों का मिक्स ही होता है। तो उसमें सदस्यता होती है कि जो जिनका भी अभी विवाह नहीं हुआ है वो वहां पर आकर के एक साथ रह सकते हैं, एंड जिसका विवाह हो जाता है वो युवा ग्रह छोड़ करके अपने घरों की तरफ चले जाते हैं। युवा ग्रह में क्या होता है, बेसिकली युवा ग्रह में प्रवेश की आयु सामान्यतः जब बच्चा 4-5 साल का हो जाता है तभी से वह युवा ग्रह का सदस्य बन जाता है। युवा ग्रह में बच्चे के प्रवेश के पूर्व एक उत्सव का आयोजन होता है। जो माता पिता अपने बच्चों को युवा ग्रह में प्रवेश नहीं कराते हैं उनकी आलोचना की जाती है कि मतलब ये अपने बच्चों को समाज के साथ नहीं रखना चाहते हैं, युवा ग्रह में नहीं ले जा रहे हैं। ओके, तो युवा ग्रह में सभी सदस्यों के आयु के आधार पर 2 भागों में बांटा जाता है। कम उम्र के बच्चों को युवा जो है अलग अलग जगहों पर रखा जाता है, और अधिक उम्र के बच्चों को अधिक जगह दूसरे जगहों पर रखा जाता है। जो कम उम्र के बच्चे होते हैं उनको जो है वीर गाथाएं सुनाई जाती हैं, साहित्यिक कार्यों में प्रोत्साहित किया जाता है, और विभिन्न विधियों का इनमें ज्ञान कराया जाता है। उनको अपने परंपराओं से परिचित कराया जाता है। और युवा ग्रह में सदस्य भोजन अपने घर से करके आते हैं, और वहीं आग जला करके चारों ओर बैठते हैं, नाचते गाते खेलते कूदते, कहानी किस्सा सुनते सुनाते, और वहीं रात्रि विश्राम भी करते हैं। युवा ग्रह का खर्च जो है वो गांव के सभी प्रकार मिलकर के चलाते हैं। जनजाति पंचायत इनकी व्यवस्था करती है। युवा ग्रह में प्रत्येक सदस्य से यह आशा की जाती है कि यहाँ की बातों को वो गुप्त रखेगा, और वहां पर जो भी चीजें होंगी वो अच्छी से अच्छी, वो बुरी से बुरी हो, वो चीज जाकर के गांव में शेयर नहीं करेंगे। युवा ग्रहों की उत्पत्ति के बारे में बात किया जाए कि इन युवा ग्रह का या युवा संगठन की उत्पत्ति कैसे हुई, तो इनकी उत्पत्ति को लेकर के कई सारे लोगों का अलग अलग मानना है कि युवा ग्रह जो है वो प्राचीन समय में पाए जाने वाले सामूहिक ग्रहों का ही एक अवशेष है। कि पहले होता था ना, सामूहिक ग्रह होता था, सभी लोग पूरे समाज एक जगह पर एक ही घर में रहा करते थे, तो उसी का कहीं ना कहीं एक जो है प्रतिबिंब देखने को मिलता है। प्रारंभ में लोग अलग अलग घर बना करके नहीं रहते थे, बल्कि सभी क्या करते थे, एक साथ रहते थे। एक गुफा हो गया, उस गुफा में रहे हो गया, बड़ा सा घर बना लिए और उसी में सभी लोग साथ में रहते थे, एक ही परिवार बना करके रहते थे। किंतु क्या हुआ, अभी धीरे धीरे क्या हुआ, सभी लोग अलग अलग घर बना करके रहने लगे, जिससे गांव में सभी परिवार में
जिससे गांव में सभी परिवार अपने लड़के और लड़कियों को रात्रि व्यतीत करने और सामूहिक जीवन का ज्ञान प्राप्त करने के लिए भेजते हैं। और यही युवागृह समय के साथ साथ एक जनजाति की शिक्षा और संस्कृति का केंद्र भी बनता गया। और कुछ विद्वानों का यह भी मानना है कि युवागृहों की उत्पत्ति का कारण है कि अविवाहित को बच्चों को जो है उनको परिवार के विवाहित लोगों में रात्रि में दूर रखा जाए, ताकि विवाहित जो है जो जिनकी शादी विवाह हो गई है वो अपनी यौन क्रियाओं में, सेक्सुअल जो क्रियाएं हैं उसमें स्वतंत्रता प्राप्त हो सके, और अविवाहित जो बच्चे हैं उनको यौन करते हुए ना देखें, उस सेक्सुअल जो उनकी रिलेशनशिप है उसको ना देख सकें, उससे दूर रह सकें, इसलिए इस तरह की व्यवस्था किया गया है। अब हम बात करें अगर युवागृहों के प्रकारों के बारे में कि युवागृहों के काम क्या है, प्रकार क्या है, इसके बारे में डिस्कस करें या महत्व के बारे में बात करें, तो एल्विन और ग्रिग्सन का विचार है कि युवागृहों का एक प्रकार जो है वो यह है कि जीवन साथी के चुनाव में सहायता प्रदान होता है, युवा पीढ़ी को यौन शिक्षा देता है। इनमें बड़ी आयु के लड़के लड़कियां अपने से छोटे आयु के लड़के लड़कियों को ज्ञान देते हैं। युवागृहों में प्रेमालाप और यौन क्रियाएं भी होती हैं, अतः उन्हें गुप्त रखा जाता है। जो है एल्विन मध्य प्रदेश में मुरिया गोंड लोगों में पाए जाने वाला युवागृह गोटुल का उल्लेख करते हैं, और वहां पर वयस्क लड़के लड़कियां कम उम्र के लड़के लड़कियों को यौन की शिक्षा देते हैं। और इन गोटुलों में संभोग तो किया जा सकता है, लेकिन गर्भ रखना उचित नहीं माना जाता है। मुरिया लोगों का यह विश्वास है कि गोटिल का जो देवता लिंगो है वो उनकी रक्षा करता है, और संभोग करने पर भी गर्भ नहीं ठहरता, और अगर गर्भ ठहर जाए तो ये लिंगो का अपमान होगा, इसलिए लिंगो का सम्मान और मर्यादा बनाए रखने के लिए गर्भ नहीं रहने देता है लिंगो। तो इस तरीके से मतलब एक तरीके का व्यवस्था था जिसमें क्या किया जाता था कि लड़के लड़कियां एक साथ रह रहे हैं, वो यौन व्यवहार भी कर सकते हैं, प्रेम भी कर सकते हैं, उनका प्रेम मतलब सारा कुछ भी जो भी वो चाहे वो कर सकते हैं। और उसके बाद उनमें एक फीलिंग होती है कि हाँ इतने सारे लोगों के साथ हम रह रहे हैं, उनमें से कोई एक चीज हमें पसंद आता है जिसके साथ हम पूरी लाइफ रहना चाहते हैं, तो वो उसमें शादी विवाह के चीजों में भी ये काफी हेल्पफुल होता है। और इस तरीके से उनको जो सेक्सुअल उनकी नीड्स है वो भी पूरी होती रहती हैं, और उससे उनको सीखने को भी बहुत कुछ चीजें एक्सप्लोर करने को मिल जाता है। एल्विन का मत इसमें है कि युवागृहों में लड़कों को युद्ध, शिकार, जाइंटोन आदि का भी प्रशिक्षण दिया जाता है। युवागृह जनजातियों के लिए मनोरंजन का केंद्र भी है, जहां रात को आग जला करके उसके चारों ओर लोग खेलते, कूदते, नाचते, गाते, गपशप करते रहते हैं। युवागृहों में गांव के अतिथियों को भी ठहराया जाता है। युवागृह जो है वो गांव की चौपाल का भी काम करता है, जहां सभी लोग एकत्रित होकर के कोई भी चीज अगर सामाजिक बात है तो उसको भी रख सकते हैं। तो इस तरीके से जो युवागृह है उसकी अपने आप में बहुत ज्यादा महत्ता है, जो कि अभी अगर आप प्रेजेंट समय में देखोगे तो इन युवागृहों की धीरे धीरे क्या हो रही है, समाप्ति होते चले जा रहे हैं, और ये युवागृह अब खत्म हो रहे हैं, क्योंकि अब समाज में इतनी ज्यादा वो चीजों को मान्यता नहीं दिया जाता है। अब आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका जो है वो क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन देखो ध्यान से। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है जो है फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन, फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन। इसमें कह रहा है जनजातीय परिवारों के प्रकार के बारे में बात करना है कि ये कलर चेंज हो गया क्या, हमारा इंक का कलर रेड, ओके थोड़ा मोटा हो गया, इसको पतला करते हैं। ओके, इससे पहले अगर आपने लाइक नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, तो वो हाईलाइटर ऑन हो गया था, इनको भी मिटा देते हैं हम। ओके, तो अब बात करते हैं परिवारों के बारे में कि परिवार के टाइप्स के बारे में बात करें कि जनजातियों में परिवार का कितना प्रकार होता है। तो ओके, तो हम अगर बात करें परिवार के बारे में, परिवार के प्रकारों के बारे में कि जनजातीय परिवार जो होता है उनका मुख्य काम क्या होता है, परिवार का उनमें महत्व क्या होता है, उसके बारे में बात करना है। तो अगर हम विशेष रूप से आदिम समाज के बारे में बात करें तो ये जो कार्य होते हैं ये समाज के संदर्भ में उसी रूप में लागू होते हैं जिस रूप में अन्य समाजों में लागू होते हैं, यानी कि जिस तरीके से अलग अलग समाजों में जो है जो परिवार का महत्व है, जो परिवार का काम है, वैसे ही जनजातीय समाजों में भी परिवार के काम है, जिसमें कुछ आते हैं काम। जैसे कि पहला टाइप हो सकता है आपके काम का, वो होता है आपका प्राणी शास्त्रीय काम, यानी कि जो हमारे एक तरीके से बायोलॉजिकल लेवल पर काम है। जैसे कि पहले चीज आती है इसमें आपकी यौन इच्छाओं की पूर्ति, यानी कि मानव की जो आधारभूत आवश्यकता होती है यौन संतुष्टि है। अब परिवार ही वह समूह है जहां मानव समाज द्वारा स्वीकृत तरीके से अपनी यौन इच्छाओं को पूरा कर सकता है। दूसरी चीज इसमें आती है आपका जो है संतान उत्पत्ति, यानी कि प्रत्येक स्त्री पुरुष में माता अथवा पिता बनने की जो जन्मजात प्रवृत्ति होती है वो व्यक्तित्व में समुचित विकास के लिए मनुष्य की एक जैविक आवश्यकता की संतुष्टि होना अत्यधिक आवश्यक है। और परिवार के अभाव में
संतान का जन्म हो सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है, लेकिन उसके पालन पोषण की कोई समुचित व्यवस्था, मतलब कह रहा है कि परिवार के अभाव में बच्चे का जन्म तो हो सकता है अगर दो लोगों ने सेक्सुअल अपनी नीड्स पूरी कर लिया और जो है यौन इच्छा उनकी पूरी हुई है, यौन उन्होंने क्रिया किया हुआ है, तो उससे क्या होगा, बच्चे का जन्म तो हो जाएगा, लेकिन उनका लालन पालन का एक तरीका जो है समाज द्वारा एक स्वीकृत तरीका हो और उनका लालन पालन अच्छे तरीके से हो सके, वो चीजें नहीं हो पाएंगी, जिसके लिए परिवार का होना बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे कि एक बच्चे को वैध माना जा सके। ओके। और अगली चीज आती है इसमें आपका प्राणी शास्त्रीय काम में, वो है आपका शारीरिक सुरक्षा, यानी कि परिवार अपने सदस्यों को जन्म से लेकर के मृत्यु तक शारीरिक सुरक्षा प्रदान करता है। इसके अंतर्गत बीमारी हो, बेकारी हो, दुर्घटना हो, कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है, आपकी फैमिली, आपका परिवार आपके साथ खड़ा होता है, तो ये प्राणी शास्त्रीय काम हो गए। दूसरा बात करते हैं, दूसरा प्रकार होता है इसमें आपका सामाजिक काम। क्या सामाजिक प्रकार आपके क्या होते हैं? सबसे पहला इसमें आता है व्यक्ति का सामाजिकरण, यानी कि सामाजिकरण का अर्थ है व्यक्ति को एक जैविकीय प्राणी के रूप से सामाजिक प्राणी के रूप में परिवर्तित करना, जिसमें परिवार का काफी महत्व होता है, जो परिवार उसको बहुत सारी चीजें सिखाता है कि उसको समाज में किस तरीके से रहना है, स्थिति प्रदान करता है समाज, मतलब कि एक आप इस परिवार से रिलेट करते हैं, आपकी औकात है, एक स्थिति आपकी बनाती है। सामाजिक नियंत्रण के रूप में भी परिवार बहुत महत्वपूर्ण काम करता है इसमें, चाहे वो कार्य उपदेश के रूप में हो, चाहे वो सुखद अनुभव हो, प्रशंसा हो, आलोचना हो, हास्य व्यंग हो, इन सभी तरीकों से कहीं ना कहीं सामाजिक नियंत्रण में परिवार का बहुत महत्वपूर्ण काम है। प्रशिक्षण का काम परिवार करता है। परिवार का एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य है कि बच्चों में मानवीय गुण, सामाजिक गुण का प्रशिक्षण देना। बच्चा अनुकरण के द्वारा ही अपने परिवार के वातावरण से दया का भावना सीखता है, सामाजिक मूल्यों का प्रशिक्षण वो सीखता है, अपने उससे जो है अनुसार उससे व्यवहार करने की आशा की जा सकती है जैसा परिवार में वो रहता हो। आर्थिक कार्यों के बारे में बात करें जाए तो तीसरा जो इसका वो है प्रकार, वो है आपका आर्थिक कार्य, जो है आर्थिक कार्यों के बारे में बात करते हैं। ये कहीं कहीं चलता ही नहीं है इस पे स्क्रीन पे। तो आर्थिक कार्यों के बारे में बात किया जाए तो इसका आर्थिक कार्य होता है सबसे पहले उत्तराधिकार का निर्धारण, यानी कि एक जो परिवार में आपने जन्म ले लिया है तो उस परिवार की जितनी भी चीज़ें हैं, वो जो भी फाइनेंशियल लेवल पर चीज़ें हैं, वो सारा कुछ आप तक हस्तांतरित हो जाएगा अगर आपने उस पीढ़ी में जन्म ले लिया है तो। दूसरा है जीविकोपार्जन की व्यवस्था हो जाती है परिवार से, श्रम विभाजन मिल जाता है जिससे कि अलग अलग तरीके से लोग काम बढ़ जाता है, अलग अलग काम करते हैं जिससे कि एक परिवार चलता रहता है। आय और संपत्ति का प्रबंध हो जाता है, यानी कि प्रत्येक परिवार में जो है सदस्यों में भरण पोषण के लिए कोई ना कोई अर्थव्यवस्था का होना जरूरी होता है। और कई बार क्या होता है, कुछ लोग कमाते हैं, कुछ लोग खाते हैं, तो इस तरीके से चीजें हैं। धार्मिक कामों में भी परिवार का महत्व होता है कि किस धर्म से रिलेट करते हैं, क्या क्या काम है, कैसे उसको सिखाना है, वो सारा कुछ परिवार डिफाइन करता है। राजनीतिक कार्य हो गए, परिवार के राजनीतिक कार्य भी करता है, जैसे कि आदिम और सरल समाज जहां जनजातियों में मुखिया चुनना हो गया, मुखिया से सलाह लेकर के काम करना हो गया, तो ये सारा कुछ राजनीतिक कार्य हो गया। सामाजिकरण का काम भी परिवार के माध्यम से होता है। तो इस तरीके से परिवार के जनजातीय परिवार हो चाहे दुनिया का कोई भी समाज हो, परिवार के सारे कुछ क्या है महत्वपूर्ण प्रकार हैं। अब आगे बात करते हैं अगले टाइप के बारे में कि परिवार का अगला टाइप क्या है। तो आगे बात करते हैं अगला क्वेश्चन जो आपके सामने दिख रहा है, वो क्वेश्चन कह रहा है आपसे 6 नंबर का क्वेश्चन, नातेदारी व्यवस्था से आप क्या समझते हैं? कौन सी व्यवस्था? नातेदारी व्यवस्था से आप क्या समझते हैं और इसके प्रमुख प्रकारों के बारे में वर्णन करो। तो देखो, नातेदारी आपको समझ में आ गया होगा। नातेदारी, रिश्तेदारी, आपके रिश्तेदार नातेदार तो होंगे ही, समझ रहे होंगे। नातेदारी व्यवस्था एक ऐसा आधार है जिसके द्वारा व्यक्ति कुछ लोगों को अपना समझ करके उनसे अनौपचारिक संबंध स्थापित करता है और अपने मानसिक जीवन को स्वस्थ बनाने के लिए क्या करता है, अवसर जो है बनाने का अवसर उसे मिलता है। यही कारण है कि मानव शास्त्री और समाज शास्त्री के अंतर्गत इस नातेदारी संबंध का अध्ययन बड़े विशेष रूप से किया गया है। नातेदारी व्यवस्था का अर्थ क्या होता है कि यह सामाजिक मानव समाज में अकेला नहीं होता है, जन्म से लेकर के मृत्यु तक अनेक सारे लोगों से वो घिरा रहता है, अर्थात उसका संबंध एकाधिक व्यक्तियों से होता है, परंतु इससे सबसे महत्वपूर्ण संबंध उन व्यक्तियों के साथ होता है जो विवाह के बंधन या रक्त के बंधन के साथ जुड़े हुए हों। यानी कि नातेदारी व्यवस्था जो होती है ये मेनली 2 रूपों में होती है, जो एक होता है विवाह से जुड़े हुए हों, एक है आपका खून का रिश्ता होता है। इसमें भी निकट और दूर के, घनिष्ठ और अघनिष्ठ, मधुर और कठोर, इस प्रकार के संबंध हो सकते हैं। ओके, तो इस तरीके से जो ये व्यवस्था सामाजिक प्राणी को अन्य व्यक्तियों के साथ जोड़ती है, इस व्यवस्था को कहते हैं नातेदारी व्यवस्था। इसमें तमाम सारे विद्वानों ने अपनी अपनी राय रखी हुई है। इस पर मानव शास्त्री कोश कहता है कि नातेदारी व्यवस्था समाज द्वारा मान्यता प्राप्त वे संबंध आ सकते हैं जो अनुमति और जो है अनुमानित और रक्त संबंधों पर आधारित हों। इस पर आर ब्राउन महोदय कहते हैं, आर ब्राउन महोदय अपना विचार रखते हुए कहते हैं कि नातेदारी सामाजिक उद्देश्यों के लिए
स्वीकृत वंश संबंध है तथा यह सामाजिक संबंधों का एक प्रथागत स्वरूप है। इस पर अपना विचार रखते हुए रॉबिन इस पर अपना विचार रखते हुए कहते हैं कि नातेदारी का तात्पर्य कुछ स्वजनों के मध्य स्थापित होने वाले संबंधों से है। ये स्वजन चाहे वास्तविक हो या कल्पित हो, समान रक्त वाले हो, अलग अलग भी हो सकते हैं। और इस तरीके से हमने समझा नातेदारी व्यवस्था क्या है। अब इसके प्रकारों के बारे में बात करें तो नातेदारी व्यवस्था बेसिकली दो टाइप्स की होती है। कितने टाइप्स की? दो टाइप्स की होती है। एक होता है आपका विवाह के आधार पर जो है नातेदारी व्यवस्था, यानी कि आपका विवाह हो रहा है तो इसमें विवाह में क्या होता है, पति पत्नी आपस में विवाह करते हैं, बल्कि इन दोनों ये केवल एक दूसरे व्यक्ति का नहीं होता है, बल्कि पूरे समाज कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होता है। यानी कि लड़के का रिश्ता जिससे भी है समाज में, उस सभी से लड़की का भी रिश्ता बनने वाला है अगर उससे शादी हो रही है तो, या लड़की का रिश्ता जितने भी लोगों से है, लड़की के नाना मामा फूफा चाचा चाची चाचा जितने भी लोग हैं सभी का लड़के से भी कहीं ना कहीं रिश्ता बन जाएगा, या फिर लड़के के जितने भी रिलेशन हैं उन सभी रिलेशनों में लड़की का भी संबंध अपने आप जुड़ जाएगा। तो इससे क्या होता है, विवाह के माध्यम से जो नातेदारी व्यवस्थाएं बढ़ती हैं, जो नातेदारी व्यवस्था बनती है उसको कहते हैं हम विवाह संबंध नातेदारी। और दूसरा होता है आपका रक्त संबंध नातेदारी। क्या होता है? रक्त संबंध नातेदारी। और रक्त संबंध नातेदारी में वो नातेदारी आती है जो खून से रिलेटेड होती है। जैसे एक खून के हैं, जैसे कि आपके पिताजी हो गए, आपके चाचा हो गए, आपकी फैमिली हो गई, तो ये कहलाएगा मतलब एक पेरेंट्स से पैदा हुए जितने भी बच्चे हैं उन सभी में एक ही खून तो दौड़ रहा है। तो खून से रिलेटेड, रक्त से रिलेटेड जो संबंध बनते हैं वो कहलाता है आपका रक्त संबंध नातेदारी, और दूसरा होता है आपका विवाह संबंध नातेदारी। तो इस तरीके से नातेदारी व्यवस्था मेनली दो रूपों में बटी हुई है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, अगला क्वेश्चन आपका 7 नंबर का क्वेश्चन। ये कह रहा है आपसे टोटम को परिभाषित कीजिए और इसकी विशेषताओं के बारे में भी वर्णन करो। किसके बारे में बात करना है? टोटम के बारे में, कि टोटम आखिर क्या है और इसकी विशेषता क्या है। ओके, तो टोटम शब्द जो है इसका बोध उत्तरी अमेरिका के जो है इंडियनों में सबसे पहले जे लॉग इनका नाम था, जे लॉग। इन्होंने 1791 ईस्वी में किया और बाद में मैकमिलियन और आदिम समाजों की संस्था के रूप में इस टोटमवाद को काफी महत्व को सबसे पहले स्वीकार किया गया। तो टोटम बेसिकली एक ऐसी चीज है, इस पर हॉबेल ने अपना विचार रखते हुए कहा हुआ है कि टोटम एक पदार्थ प्रायः एक पशु या पौधा होता है जिसके प्रति एक सामाजिक समूह के सदस्य विशेष श्रद्धा भाव रखते हैं और जो यह अनुभव करते हैं कि उनके टोटम के बीच, उनके और उनके टोटम जो है उनके बीच में एक भावात्मक समानता है जो कि एक विशिष्ट संबंध है। यानी कि कहने का अर्थ है टोटम एक ऐसी चीज है, चाहे वो पशु हो सकता है, चाहे वो पेड़ पौधा हो सकता है। फॉर एग्जांपल अगर आप सनातन धर्म में देखें तो पशु मतलब गाय से एक कनेक्शन है, गाय माता मान लिया गया, तो गाय बेसिकली एक तरीके से टोटम है। पीपल का पेड़ हो गया, ये एक टोटम की तरह काम करता है, उसमें जाकर के धागे बांध रहे होते हैं, तो कहीं ना कहीं उससे क्या होता है, एक संबंध स्थापित कर लेते हैं, वो कहलाता है आपका टोटम। यानी कि जहां पर हम एक व्यक्ति अपने आप को किसी चीज से कनेक्टेड समझता है। फ्रेजर इस पर कहते हैं कि टोटम जो है वो भौतिक वस्तुओं का एक वर्ग है जिसका एक आदिम जाति यह विश्वास रखते हुए कहा है कि उनके गोत्र के प्रत्येक सदस्य के बीच एक विशिष्ट आंतरिक संबंध विद्यमान है, अंधविश्वास पूर्ण आदर करती है, उसको हम कहते हैं टोटम। अगर टोटम के प्रकारों के बारे में बात करें तो टोटम के कई सारे प्रकार आते हैं, जिससे आपका गोत्र टोटम आता है। गोत्र टोटम क्या है कि जब एक गोत्र के सभी सदस्य किसी एक टोटम में विश्वास करते हैं तो क्या कहलाता है आपका गोत्र टोटम। दूसरा आता है आपका लिंग टोटम, यानी कि कभी कभी एक ही जात के स्त्री और पुरुष के टोटम अलग अलग हो सकते हैं। उदाहरण के लिए ऑस्ट्रेलिया के जो पूर्वी हिस्से में रहने वाली जनजाति है उसमें स्त्रियों का जो टोटम है वो है कटपड़वा, बल्कि जो पुरुषों का टोटम है वो क्या है, चमगादड़। क्षेत्रीय टोटम भी हो सकता है कि अनेक जनजातियों का अपना एक भूभाग से संबंधित भी विभिन्न अलग अलग टोटम भी होते हैं। जैसे कि अलग अलग जगहों पर ऑस्ट्रेलिया में अरुष्ठा एक जनजाति है, उसमें कोई स्त्री जिस स्थान या क्षेत्र में गर्भ धारण करती है उससे जन्म लेने वाली संतान को उसी क्षेत्र के टोटम से संबंधित माना जाता है। ओके, मिश्रित टोटम भी हो सकता है, जैसे एक गोत्र समूह का प्रत्येक दशा में एक ही टोटम होना जरूरी नहीं है। कभी कभी क्या होता है कि एक समूह द्वारा एक से अधिक टोटम में भी विश्वास किया जा सकता है। उदाहरण के लिए एक बंगड़ा जनजाति है, उसमें समूह का एक प्रमुख टोटम होता है और एक या एक से अधिक गौड़ टोटम भी होते हैं जिसमें अलग अलग टोटम भी आ सकते हैं। विभाजित टोटम भी आ सकता है। ऐसे उदाहरण भी पाए गए हैं कि जब कोई समूह किसी पशु या पक्षी को अपना टोटम मानता है तो साधारणतः ऐसा तब होता है जब एक टोटम को मानने वाला कोई बड़ा समूह कालांतर में अनेक अनेक छोटे छोटे टोटमों में विभाजित हो जाए और उनके लिए अलग अलग चीजें मतलब उसके छोटे छोटे पार्ट्स टोटम के मानने लगे। इस स्थिति में ऐसी सभी समूह अपने मूल टोटम के विभिन्न अंगों को ही अपना टोटम मानते हैं, यानी कि अलग अलग विभाजित हो जाएंगे तो मूल जो टोटम है उसके अलग अलग पार्ट्स जो है उसको ही टोटम मानने लगेंगे। एग्जाम्पल के लिए यदि मूल टोटम जो है चीता है ना,
तो वे विभिन्न समूह के जो लोग हैं वो कुछ लोग चीता के मुंह को मान लेंगे अपना टोटम, कुछ लोग गर्दन को, कुछ लोग पूंछ को, इन सभी को अपना टोटम मान सकते हैं। इसके बाद अगला टोटम का प्रकार आता है आपका व्यक्तिगत टोटम, यानी कि कई समुदायों में व्यक्ति का अपना एक व्यक्तिगत टोटम होता है। ये अपने हिसाब से मान लिया कि इस चीज को हम अच्छा समझते हैं। टोटम की विशेषताओं के बारे में बात किया जाए तो टोटम के साथ एक गोत्र के सदस्य अपना कई प्रकार का गूढ़ और अलौकिक अपवित्र क्या चीजें मानते हैं कि इससे हमारा कुछ ना कुछ संबंध है, तो अपना एक पवित्र संबंध मानते हैं। तो टोटम की अपनी एक विशेषता है। टोटम के साथ इस अलौकिक और पवित्र संबंध के आधार पर ही विश्वास किया जाता है कि टोटम उस शक्ति का अधिकारी है जो समूह के सदस्यों की रक्षा करती है, उन्हें चेतावनी देती है और उनके भविष्य में उनकी हेल्प करेगा। तो ये सारी भावनाएं भी अंदर चलती रहती हैं। प्रत्येक जो टोटम होता है वो समूह बहुविवाही होता है और अपने टोटम समूह से बाहर विवाह करता है, यानी कि जो टोटम को मानते हैं वो टोटम समूह से क्या करते हैं, बाहर विवाह करते हैं। टोटम के प्रति भय, भक्ति और आदर की जो भावना होती है वो इस बात पर निर्भर करती है कि कौन सी वस्तु टोटम है या वो कैसी है। जैसा पहले भी कहा जा चुका है कि यदि किसी गोत्र का टोटम कोई पशु या पक्षी है तो उसे मारना अथवा उसका मांस खाना वर्जित होता है, परंतु कुछ अपवाद भी हो सकते हैं। उदाहरण के लिए जो रोबिट गोत्र है वहां पर जहां पशु भोजन का महत्वपूर्ण साधन है, इस प्रकार का कोई निषेध नहीं पाया जाता है। तो इस तरीके से टोटम मतलब कि एक विशेष चीज के प्रति एक व्यक्ति की श्रद्धा, वो कहलाएगा टोटम, और इसकी अपनी जो है एक मानसिक अलौकिक विशेषता होती है। इसके बाद बात करें अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, आपके सामने दिख रहा है। क्या करा है, प्रथा और कानून की व्याख्या कीजिए और अंतर को भी आपको स्पष्ट करना है। कानून क्या है, प्रथा क्या है, इसके बारे में बात करो और उनका क्या है डिफरेंस के बारे में भी बताओ कि कानून और प्रथा में क्या अंतर है। तो देखो, अगर बात करें कि आदिम समाजों में कानून का अध्ययन जो है वो एक बड़ा रोचक विषय बनता चला जा रहा है। इसके बारे में बहुत कुछ कहा और लिखा गया है। अधिक समय तक मानव शास्त्रियों का यह मत था कि आदिमवासी समाज में कानून की व्यवस्था नहीं है, परंतु जब बाद में प्रकारवादी विशेष जो है अवधारणा आई, विचारधारा आई, तो लोगों ने आदिमवादी समाज में कानून का अध्ययन करना शुरू किया और यह बताया कि आदिमवासी समाज में कानून की रूपरेखा विभिन्न रीति रिवाजों के रूप में चलती है, जो कि समय समय के अनुसार क्या होती है, विकसित होती रहती है। अगर हम बात करें कानून के अर्थ के बारे में, तो कानून मानव व्यवहार से संबंधित वो नियम है जिसे प्रतिपादन करने और उसका उल्लंघन करने वाले को दंड देने का उत्तरदायित्व तो एक संगठित शक्ति को दिया जाता है। जैसे इसको हम राज्य के रूप में भी कह सकते हैं कि यह राज्य है और राज्य का अधिकार है किसी को दंडित करना। हॉबल कहते हैं कि कानून एक सामाजिक नियम है जिसका उल्लंघन होने पर धमकी देने या वास्तव में शारीरिक बल का प्रयोग करने का अधिकार एक ऐसे समूह को का होता है जिससे कि समाज द्वारा क्या हो, मान्यता प्राप्त हो। जनजातीय कानून जो है उनकी विशेषताओं के बारे में बात करें तो जैसे पहली विशेषता आती है आपकी नातेदारी विशेषता। आदिम समाजों में कानून का विस्तार भूभाग के आधार पर नहीं होता है, बल्कि रक्त संबंध, गोत्र और नातेदारी के आधार पर होता है। यानी कि प्रत्येक गोत्र के अपने अपने कानून है जिनका पालन गोत्र के मुखिया द्वारा कराया जाता है और उसी भूक्षेत्र में रहने वाले दूसरे गोत्र पर वो नियम लागू नहीं होते हैं। एक गोत्र अपने आप में सर्वोसर्वा है और दूसरों की सत्ता को स्वीकार नहीं करता है। यानी कि जनजातीय जो कानून है वो एक तरीके से गोत्र पर लागू होता है कि हम इस समूह से रिलेट करते हैं, हम इस गोत्र से रिलेट करते हैं, तो ये हमारे लिए कानून है। वो क्षेत्र पर डिपेंड नहीं करता है कि इस क्षेत्र में जितने भी लोग रहेंगे सभी पर वो कानून लागू होगा। जैसे कि अगर आप प्रेजेंट टाइम की बात करोगे तो अभी अगर आप यूपी में रह रहे हो तो यूपी का जो कानून है वो यूपी के सभी लोगों के लिए है, चाहे वो किसी भी रिलीजन से रिलेट करते हो, किसी भी गोत्र से रिलेट करते हो, किसी भी चीज से रिलेट करते हो, तो सभी पर क्या होगा, सेम कानून लागू होगा। लेकिन उस समय क्या था कि ऐसी चीजें जनजातीय समाज में देखने को नहीं मिलती हैं। दूसरी चीज है आपका आचार और जनमत। आदिम कानूनों को हम जनमत और नैतिक नियमों के आधार अलग से नहीं कर सकते हैं। यानी कि जो भी चीजें वहां पर रूल्स होंगे, रेगुलेशंस होंगे, कानून होंगे, वो कहीं ना कहीं जनमत पर यानी कि सभी लोगों के द्वारा स्वीकृत और क्या होगा, आचार व्यवहार नैतिकता पर आधारित होगा। तीसरा है इसका धार्मिक आधार भी होगा। यानी कि आदिम समाजों में धर्म, नैतिकता, प्रथा आदि इन सभी का मिश्रण देखने को मिलता है। आदिम समाजों में जो लोग पाप से बचने के लिए साधारणता नियमों का उल्लंघन नहीं करते हैं, वे मानते हैं कि पाप का दंड ईश्वर देता है और उससे व्यक्ति बच नहीं सकता। इसलिए अलौकिक शक्ति का भय भी आदिम समाजों में नियमों का पालन कराने में काफी सहायक रहा है। सामूहिक दायित्व होता है, एक तरीके के सामूहिक दायित्व का फॉलो किया जाता है कि हम सभी का दायित्व है और इस तरीके से हमें नियमों का पालन करना है। ओके, तो और प्रथा के बारे में भी आपको पता है कि प्रथा क्या होती है, एक पुराने समय से चली आ रही एक व्यवस्था है जो कि पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती रहती है, वो कहलाता है आपका प्रथा। वो अंधविश्वास के आधार पर भी हो सकता है, वो किसी भी चीज के आधार पर भी हो सकता है। तो प्रथा क्या है कि मतलब एक लगातार चली आ रही पीढ़ी है, वो प्रथा है। और कानून क्या होता है कि सभी लोगों के द्वारा वो मान्यता प्राप्त होनी चाहिए और कहीं ना कहीं वो रिलीजन से, नातेदारी से, धार्मिक आधारों पर जो है जुड़ा हुआ होना चाहिए। अब बात करें अगर इनके बीच के अंतर को कि इनके बीच में क्या डिफरेंस है प्रथा और कानून में, तो आदिम समाजों में प्रथा और कानूनों का यह संबंध पाया गया है, फिर भी कुछ अंतर हमें देखने को मिलते हैं। यानी कि अगर हम बात करें
आदिम समाजों की जनजातियों में, तो जो उनका प्रथा था वही कानून था। यानी कि जो पुराने समय से चला आ रहा है, जो रीति है, जो रिवाज है, जो चला आ रहा है, वही क्या है, कानून है। तो काफी सिमिलरिटी थी, लेकिन कुछ चीजें अलग थी। जैसे कि आदिम समाज में प्रथाएं ही कानून का काम करती थी, जबकि राज्य के विकास में वर्तमान कानूनों को जन्म दे दिया, जो कि प्रथाओं से कहीं ना कहीं अलग है। प्रथाओं का निर्माण करने वाली कोई संस्था या समिति नहीं होती है, जबकि कानून अगर है तो उसका निर्माण करने के लिए समिति बनाया जाता है। जैसे संविधान बनाया गया हमारा, तो उसके लिए संविधान सभा का आयोजन किया गया। तीसरी चीज है कि आदिम समाजों में विश्वास है कि उनकी प्रथाएं गोत्र पूर्वक या ईश्वर की देन है, अतः उसे परिवर्तन या संशोधन नहीं हो सकता, ना ही उन्हें रद्द किया जा सकता है। बल्कि जबकि कानून के बारे में बात करें तो इसमें संशोधन आराम से किया जा सकता है। वर्तमान कानून लिखित होने के कारण अधिक स्पष्ट है, जबकि प्रथाएं जो है वो मौखिक रूप से क्या है, पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती चली आ रही है। किसी ने बता दिया कि हाँ ये हमारी परंपरा है, वो चलती चली आ रही है, तो वो उसमें सटीकता देखने को नहीं मिलेगी। आदिम समाज में प्रथाओं का मिश्रण जो है स्वरूप कानून के रूप में हमें दिखाई देता है। प्रथाएं सामाजिक कार्यविधि हैं, जो कि सामाजिक अंतःक्रिया के दौरान धीरे धीरे स्पष्ट होती हैं, जबकि कानून जो है वो राज्य द्वारा बनाए जाते हैं और लागू किया जाता है। तो ये सारे डिफरेंसेज हैं कानून और प्रथा में। अब बात करें अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो आपके सामने दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे क्या कह रहा है कि जनजातीय समाज में, जनजातियों में सांस्कृतिक संपर्क की समस्या की विवेचना कीजिए। सांस्कृतिक संपर्क की समस्या मतलब कि जब हम एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, जब जनजातीय समाज में एक संस्कृति दूसरे के संपर्क में आती है, तो उस संस्कृति में कुछ समस्याएं उत्पन्न होती हैं। वो क्या है उसके बारे में बात करनी है। तो देखो, जनजातीय समस्याओं की प्रकृति, भारत की जनजातियों की समस्या सीधी और सरल नहीं है। ये समस्याएं वास्तव में बहुत ज्यादा जटिल हैं। उनके आचार विचार, रहन सहन, रीति रिवाज, सभ्यता, संस्कृति, धर्म, ललित कला जो है आदि सभी प्रकार से क्या है, एक दूसरे से कनेक्टेड है। बाह्य संस्कृति के प्रभाव से वे अपनी संस्कृति से दूर हो जाते हैं। यानी कि जब दूसरी संस्कृतियां एक दूसरे के साथ आकर के मिक्सअप होती हैं, तो कहीं ना कहीं जो बेसिक रूल्स होते हैं, बेसिक मूल्य होता है, या एक संस्कृति एक समाज जो चला आ रहा होता है, वो कहीं ना कहीं क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। तो वो सारी चीजें हम समझते हैं कि जनजातीय समाज में सांस्कृतिक संपर्क की समस्या लगातार बनी रहती हैं। उसमें कौन सी समस्याएं आ रही हैं, वो सारी चीजें हम देख लेते हैं। जैसे कि पहली समस्या आ सकती है आपका आइसोलेशन की समस्या आ सकती है, पृथक्करण की। यानी कि जनजातियों की कोई बहुत बड़ी समस्या है तो वह है उनका पृथक्करण हो जाना। यह समाज सदियों से पहाड़ों में, जंगलों में एक साथ एक समूह के रूप में रहता है, और जब ये पृथक होते हैं, जब ये अलग होते हैं, तो इसमें जब उन्हें आर्यों में एक आंतरिक क्षेत्र में ढकेल दिया गया, तब देश और समाज की मुख्य धारा से वो क्या हो गए, अलग थलग हो गए। इसी कारण ये खेतों के क्षेत्र में बहुत देर से आए, शिक्षा भी उन्हें बहुत देर से मिलने शुरू हो गई। यानी कि जो जनजाति हैं वो कहीं ना कहीं पीछे रह गए। क्यों? क्योंकि उनकी जो समाज के साथ मुख्य धारा थी उनसे वो अलग हो गए। तो पृथक्करण सबसे बड़ी समस्या आती है। दूसरा चीज आता है आपका भूमि। यानी कि जब जनजातियों में कृषि को अपनाया था तो उनके पास भूमि की कमी थी, वो झूम खेती करते थे। लेकिन परिस्थितियां बदली और स्थिति यह हुई कि हिंदू जनजातियां जनजाति में भीतरी प्रदेश में प्रवेश करती रही। स्वास्थ्य के बारे में बात करें तो जनजातियों के समाज में जन्म दर अधिक है, मृत्यु दर भी अधिक है। यानी कि अधिक जन्म दर के साथ साथ बाल मृत्यु दर का प्रतिशत भी क्या होता है, बढ़ता जाता है, क्योंकि अच्छी शिक्षा नहीं है, एजुकेशन नहीं है, फिजिकल चीजें नहीं मिल पा रही है, उनको नॉलेज नहीं मिल पा रहा है, अच्छे तरीके से उनका इलाज नहीं हो पा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये चीज आ जाती है जिससे कि उनको स्वास्थ्य की प्रॉब्लम्स आने लगती है। शिक्षा की प्रॉब्लम्स होती है क्योंकि ये जनजातीय समाज शिक्षा का अभाव लगातार बना रहा है। अज्ञानता के अंधकार में ये चीज रही है हमेशा। अशिक्षा के कारण इनमें तमाम सारे अंधविश्वास, तमाम सारी कुरीतियां भी हमें देखने को मिली हैं, कुसंस्कार देखने को मिले हैं। आदिवासी लोग आधुनिक शिक्षा के प्रति उदासीन हैं क्योंकि यह शिक्षा उनके लिए अनुत्पादिक है। उनका मानना है कि जो लोग आधुनिक शिक्षा ग्रहण करते हैं वो अपनी संस्कृति से दूर जा रहे हैं और उनकी मूल संस्कृति को घृणा की दृष्टि से देखने लगते हैं। ईसाई मिशनरीज ने जनजातियों में शिक्षा प्रसार का कार्य किया, परंतु इसके पीछे उनका उद्देश्य था ईसाई धर्म का प्रचार करना और आदिवासियों का धर्म परिवर्तन होता रहा। लेकिन आदिवासी हमेशा से इसका खिलाफ करते थे क्योंकि वो नहीं चाहते थे उनका धर्म अलग हो या फिर उनके किसी तरीके से ये समस्याओं का समाधान होना चाहिए। कुपोषण आता है, गरीबी हो गया, जो है ऋणग्रस्ता आ गई। जब वो अलग होंगे, अपने समाज से अलग संस्कृतियों के संपर्क में जाएंगे तो कहीं ना कहीं उनमें समस्याएं देखने को मिलेगी। उनको लगेगा कि उनके सांस्कृतिक विघटन हो रहा है, उनका जो समाज है, उनकी जो परंपराएं हैं, उनकी प्रथाएं हैं, उनका विघटन होगा, कहीं ना कहीं वो लोप होगा और वो कहीं नई संस्कृति के रूप में सामने आ रहे होंगे। तो ये है आपका 9 नंबर का क्वेश्चन। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है जनजातीय कल्याण में सरकार की भूमिका और नीति के बारे में विवेचना करो कि जनजातीय कल्याण को लेकर के सरकार क्या सोच रही है और सरकार इस पर क्या काम कर रही है, उसके बारे में बात करना है।
तो देखिए, जनजातीय कल्याण और विकास जो है वो संविधान में कमजोर वर्गों के लिए बहुत कुछ सुरक्षा प्रदान करती है। जैसे कि अनुच्छेद 46 में कहा गया है कि राज्य कमजोर वर्गों के लोगों, विशेष करके अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के शैक्षणिक और आर्थिक हितों का खास तौर पर बढ़ावा देगा और हर प्रकार के सामाजिक अन्याय और शोषण के विरुद्ध इनको क्या करेगा, रक्षा करेगा, उनका संरक्षण करेगा। और इसी तरीके से तमाम सारी चीजें आ रही हैं जिसमें कि अनुसूचित जनजातियों को, जो जनजातियां हैं, उनको सुरक्षित प्रदान करने के लिए नौकरियों में तमाम सारे उनके आरक्षण प्रदान किया जाता है, जिससे कि वो समाज की मुख्य धारा के साथ जुड़ सके और उनके साथ जो भी प्रॉब्लम्स हुए हैं वो आगे ऐसी चीजें ना देखने को मिले। मोटे तौर पे ये दो तरह के होते हैं, एक होता है समुदाय के विकास के कार्यक्रम और दूसरा होता है आपका व्यक्ति के लाभ के कार्यक्रम। जब एक जनजाति गांव में सार्वजनिक कुआं बनाया जाता है, चौपाल बनाई जाती है या गांव में कोई पक्की सड़क बनाई जाती है जो एक गांव से दूसरे गांव को जोड़ता है, तो समुदाय के विकास का एक कार्यक्रम है। जबकि दूसरी ओर जब जनजाति के किसी सदस्य को उसके खेत पर कुआं खोदने के लिए आर्थिक सहायता दी जाती है, उसके बच्चों को पढ़ाने में छात्रवृत्ति दी जाती है या उद्यमशीलता के लिए उसको कर्ज दिया जाता है, तो यह व्यक्तिगत लाभ का काम बनता है। तो इस तरीके से गवर्नमेंट दोनों तरीके से इनके लिए काम कर रही है और लगातार इनके लिए काम होना चाहिए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं समाज की मुख्य धारा से काफी अलग रहे हैं और गवर्नमेंट उस पर अपना भरसक प्रयास कर रही है कि इनको भी समाज के साथ, समाज की जो मुख्य धारा है उनके साथ जोड़ा जा सके। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे दोस्तों की रिपीटेडली जितने भी क्वेश्चन मैंने बताए हैं, कम से कम ये 5 से 7 बार आपसे एग्जाम में पूछे गए हैं। ये 10 के 10 क्वेश्चन आपसे 5-5, 7-7 बार रिपीटेडली एग्जाम में पूछे गए हैं। तो ये आपके लिए काफी हेल्पफुल होने वाले हैं, काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो वीडियो में आपका अभी तक बने रहने के लिए काफी दिल से धन्यवाद। आप लोग इसके शेयर कर सकते हैं, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करके अपने दोस्तों में सभी के पास शेयर करो, जिससे कि उनकी भी हेल्प हो सके। अगर उनके एग्जामिनेशन आने वाले हैं तो काफी हेल्पफुल ये वीडियो होने वाला है। आप 2022 में देख रहे हैं, 23 में देख रहे हैं, 24-25 में भी देख रहे हैं, तो चीजें, कॉन्सेप्ट्स वही हैं, चीजें वही हैं। अगर आप अच्छे तरीके से समझेंगे तो डेफिनेटली आप एग्जाम में अच्छा करके आएंगे। ओके मेरे दोस्त, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, बाय बाय।